हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। बात करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो क्या होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, राइस ट्यूब भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बारे में अगर बात करें तो ये होता क्या है, तो इंसर्टेड द ट्यूब इनटू द स्टमक। स्टमक के अंदर इंसर्ट करते हैं ट्यूब को थ्रू, किसके थ्रू, नोज के थ्रू नोज। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर क्या बोलते हैं, राइस ट्यूब बोला जाता है। आगे बात समझ में। अगर इसके पर्पज की बात करें क्या करें, पर्पज क्या होते हैं, पर्पज की बात करें तो क्या क्या पर्पज रहता है, डीकंप्रेशन ऑफ द स्टमक को क्या करना होता है, डीकंप्रेशन करने के लिए अपने कौन सी ट्यूब डालते हैं, तो राइस ट्यूब या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। इसके साथ साथ में डिक्रीज द रिस्क फॉर एस्पिरेशन के रिस्क को कम करने के लिए क्या डालते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एडमिनिस्टर एनी मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड करना है तो किस में डालते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में क्या एडमिनिस्टर्ड करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए भी क्या करते हैं, राइस ट्यूब डाल देते हैं। ये क्या रहते हैं, ये मोस्टली इसके क्या रहते हैं, पर्पज रहते हैं। इसके बाद में आगे देखो, टाइप ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखो लेविन ट्यूब। कौन सी ट्यूब, लेविन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल ल्यूमन ट्यूब। कौन सी बोलते हैं, लेविन ट्यूब या फिर सिंगल ल्यूमन ट्यूब बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, इसी सिंगल ल्यूमन ट्यूब से क्या करते हैं, अपने इसी से क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। अगर इरिगेशन करना है, इसी ट्यूब से सिंगल ल्यूमन की होती है, इसी से क्या करते हैं, एडमिनिस्टर द एनी मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। इरिगेशन का मीनिंग है स्टमक वाश अगर करना है आपको, स्टमक वाश, ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो। एक ल्यूमन से ये सारे काम कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो वो कौन सी होती है, लेविन ट्यूब होती है। दूसरी जो ट्यूब रहेगी वो रहेगी सम ट्यूब। कौन सी, सम ट्यूब, जो क्या होती है, डबल ल्यूमन की होती है। कौन सी, डबल ल्यूमन की ट्यूब होती है। आगे बात समझ में। डबल ल्यूमन की जो ट्यूब होती है, सम ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो ल्यूमन होते हैं। फर्स्ट जो ल्यूमन है उससे तो क्या करते हैं, अपने ये वाले काम, जैसे इरिगेशन करना, जिसको स्टमक वाश बोलते हैं, और क्या करना, ये कोई मेडिसिन देना है या फिर कोई न्यूट्रिएंट देना है, ठीक है। ये एक ल्यूमन से हो गया। दूसरा जो ल्यूमन होगा, सेकंड ल्यूमन, उससे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पिगटेल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिगटेल बोला जाता है। पिगटेल जो होता है, इसका एक नाम और होता है जिसको और क्या बोलते हैं, एयर वेंट भी बोलते हैं, एयर वेंट। और ये जो एयर वेंट है ये किसके लिए यूज होता है, एक्सेसिव एयर
इनटू द स्टमक, स्टमक के अंदर जो एक्सेसिव एयर बनी हुई है उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए होता है। स्टमक के अंदर बहुत गैस बन जाए या फिर स्टमक के अंदर एयर बन जाए तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, एयर वेंट होता है। कभी भी इस एयर वेंट को क्लैंप नहीं करते हैं, नोट क्लैंप, याद रखना, नोट क्लैंप। और इसको रखते कहां पे है, अगर बात करें रखने की तो क्या, अबो द लेवल ऑफ स्टमक। इसकी जो पोजीशन की बात करें कि पिगटेल या फिर एयर वेंट जो होता है उसको रखते कहां पे है, अबो द लेवल ऑफ स्टमक, स्टमक के लेवल से ऊपर रखिए और इसको कभी भी क्लैंप नहीं करते हैं। ये बात मोस्टली होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन से ट्यूब से, स्लैमसम ट्यूब, जिसको क्या होता है, डबल ल्यूमन होता है। एक ल्यूमन से इरिगेशन वाश वगैरह है, न्यूट्रिशन देना है, जो भी मेडिसिन देनी है दे दो। और एक ल्यूमन से क्या करते हैं, जिसको पिगटेल या एयर वेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट कि मेजरमेंट कहां से लेके कहां तक करते हैं। तो मेजरमेंट जो करते हैं वो करते हैं ईयर लोब से, कहां करते हैं, ईयर लोब टू, सॉरी, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, और फिर जीफोइड प्रोसेस। ठीक है, कहां से, टिप ऑफ नोज से ईयर लोब तक, ईयर लोब से क्या कहां से करते हैं, जीफोइड प्रोसेस तक करते हैं। जस्ट इसको और क्या लिख सकते हो आप, NEX लिख सकते हो, नेक्स्ट। आगे बात समझ में। जैसे कहां, इसकी लोकेशन कहां पे रहेगी, जैसे ये अगर माने ये देखो यहां से नोज से होते हुए ये जाएगी, तो नोज से लेके ये ईयर लोब है, ये क्या है, ईयर लोब है नीचे वाला, यहां से लेके यहां तक, कहां से, यहां से लेके यहां तक क्या करनी है आपको, मेजर करनी है। और फिर यहाँ पे स्टर्नम होता है, ऐसे करके, ऐसे स्टर्नम होता है जहां से रिब्स जुड़ी रहती हैं, तो यहां से लेके और कहां तक रहेगी, ईयर लोब से लेके और कहां तक रहेगी, इस जीफी स्टर्नम। ऐसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आगे बात समझ में, नोज ऑफ, टिप ऑफ नोज से लेके ईयर लोब से लेके जीफोइड प्रोसेस वो होता है जो स्टर्नम का क्या है, लास्ट पार्ट होता है। आगे बात समझ में, तो ये क्या रहता है, ये मेजरमेंट रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो पोजीशन, कि पोजीशन कौन सी देते हैं पेशेंट को। अगर पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेड राइस ट्यूब, ड्यूरिंग द इंसर्टेड राइस ट्यूब, राइस ट्यूब को जब इंसर्ट करते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ में। और ड्यूरिंग इरिगेशन, या तो इरिगेशन के दौरान या फिर कब, न्यूट्रिशन के दौरान। जब आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हो या इरिगेशन करवा रहे हो तो उस टाइम कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है पोजीशन से, तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है।
आ गई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि ट्यूब को इंसर्ट करते टाइम लुब्रिकेट कितना करते हैं। लुब्रिकेशन का ट्यूब, लेविन हो चाहे सलैमसम ट्यूब हो, उसको लुब्रिकेट कितना करते हैं, तो लुब्रिकेट करते हैं अपने 4 to 6 इंच। कितना? 4 to 6 इंच। इस इंच को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 से लेके और 15 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर क्या करना है आपको, लुब्रिकेट करना है। आगे बात समझ में। और किससे करना है, किससे करते हैं लुब्रिकेट, वाटर सोल्यूबल जेली, वाटर सोल्यूबल जेली, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल जेली जो होती है वो KY जेली होती है, ठीक है। KY जेली से क्या करते हैं, अपने लुब्रिकेट करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में लेंथ कितनी, मैक्सिमम इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर क्या होती है, मैक्सिमम इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, कितने फ्रेंच की आती है ये, तो 6 फ्रेंच की आती है, 8 फ्रेंच की आती है, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच और 14 फ्रेंच और 16 फ्रेंच, इतने फ्रेंच की आती है मोस्टली ये। और मोस्ट कॉमन अडल्ट में जो यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन साइज इन द अडल्ट, मोस्ट कॉमन साइज इन द अडल्ट, तो कौन सी करते हैं, 14 फ्रेंच एंड 16 फ्रेंच। ये जो मोस्टली यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, 14 फ्रेंच की और 16 फ्रेंच की क्या करते हैं, यूज करते हैं मोस्ट कॉमन। इसके बाद में देखो, इस राइस ट्यूब को मतलब ऐसे मेथड जो क्या है कंफर्म हो जाए कि राइस ट्यूब पक्के उसमें एसोफेगस में गई है या फिर ट्रेकिया में नहीं चली गई है, उसके लिए कंफर्म करने के लिए कि मेथड फॉर कंफर्मेशन ऑफ ट्यूब, तो मोस्ट कॉमन कंफर्मेशन मेथड कौन सा होता है, कंफर्मेशन जो मेथड रहेगा वो रहेगा एक्सरे। कौन सा रहेगा, एक्सरे रहता है। कभी कभार एक्सरे न लिख के ऑप्शन में क्या डालता है, रेडियोग्राफी। एक्सरे की जगह क्या मिलेगा आपको, रेडियोग्राफी नाम मिलेगा, तो वो भी क्या रहेगा, कंफर्मेशन रहता है। इसके साथ साथ में मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, मोस्ट कॉमन यूज को क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा यूज करते हैं, तो कौन सा होगा, पुश एयर मेथड। कौन सा होगा, पुश एयर मेथड। इसमें जो एयर पुश करते हैं लगभग अडल्ट के अंदर, तो अडल्ट की बात करें तो इसके अंदर कुछ कितनी करते हैं, 10 to 30 ml क्या करते हैं, एयर पुश करते हैं अडल्ट में। और छोटा बच्चा है, चिल्ड्रन वगैरह, तो इसके अंदर लगभग कितनी करते हैं, 3 to 5 ml क्या करते हैं, एयर पुश करते हैं। और एयर पुश करने के बाद में अपने क्या करते हैं, उसकी साउंड सुनते हैं। क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं। साउंड भी कहां पे सुनते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, स्टमक का एब्डोमिनल का जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, वहां पे क्या करेंगे, साउंड सुनेंगे। किससे, स्टेथोस्कोप से।
किससे? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। और स्टेथोस्कोप से जब भी सुनेंगे तो कैसी साउंड आएगी? वूसिंग साउंड। कौन सी साउंड? वूसिंग साउंड आती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो आपकी ट्यूब गई है वो कहां पे है? वो ट्यूब गई है स्टमक के अंदर। अगली बात समझ में? अगर वो ट्यूब है वो ट्रेकिया के अंदर चली गई है तो पेशेंट पहली बात, या जब इंसर्ट करोगे तो कफिंग करेगा, ठीक है। और ऐसा हो रहा है तो क्या करो, एक बार ट्यूब को क्या करो, वापस निकाल लो, ठीक है। वापस निकालने के बाद में कफिंग वगैरह सब साइड होने के बाद में क्या है, दोबारा क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में और क्या यूज करते हैं? इसके और कौन सा मेथड होता है? एक तो ये हो गया कन्फर्मेशन एक्सरे, और एक हो गया एयर पुशिंग मेथड। एक मेथड और होता है जिसके अंदर क्या करते हैं अपने, एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट। इसमें क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं स्टमक कंटेंट को। अगर उस स्टमक कंटेंट के अंदर अगर पीएच लेस देन 4 पीएच है तो इसका मीनिंग है कि वो जो आपकी ट्यूब है वो किस में है? स्टमक के अंदर है। आगे बात समझ में? अगर स्टमक कंटेंट की पीएच मोर देन 6 पीएच आ रही है, पीएच कितनी आ रही है? मोर देन 6 आ रही है, तो इसका मीनिंग है जो आपकी ट्यूब है वो कहां पे चली गई है? इंटेस्टाइन में। आगे बात समझे? और राइस ट्यूब जो होती है या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो ओनली स्टमक तक जानी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे अगर रिमूव करना है, जैसे रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव करना है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को, तो एक क्या करते हैं, अगर पेशेंट को बताना है कि रिमूव कर रहे हैं, पेशेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है, आपका रिस्पॉन्स का क्या है, कमांड फॉलो कर रहा है, तो क्या करना है, डीप ब्रीथिंग, पेशेंट को बोलते हैं डीप ब्रीथिंग करना है, और डीप ब्रीथिंग करके क्या कर लो, उसको होल्ड कर लो। और कब तक होल्ड करना है? 3 to 6 सेकेंड। क्या करना है? 3 to 6 सेकेंड क्या कर लो, होल्ड कर लो। और जैसे ही होल्ड करोगे तो क्या कर लोगे आप, स्लोली रिमूविंग, ट्यूब को क्या कर लो, स्लोली क्या कर लो, रिमूव कर दो। आगे बात समझे? इस सभी को इसको क्या बोलते हैं, ये तो पेशेंट को आपको एजुकेट करना है। अगर इस मैन्युअर की बात करें तो इस मैन्युअर को क्या बोलते हैं? इस मैन्युअर को बोलते हैं वाल स्लोआ मैन्युअर। कौन सा? वाल स्वा मैन्युअर बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये क्या है, मैन्युअर करवाते हैं। इसके बाद में बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड कितना देते हैं, कितने टाइम में, या फिर कितना फ्लूइड देते हैं, या फिर कितना न्यूट्रिएंट देते हैं? तो 300 to 400 ml every 3 to 6 hour। 300 to 400 ml every 3 to 6 hour इंटरवल, ठीक है। कितना देते हैं? 300 to 400 ml देते हैं। कितना? एवरी 3 to 6 आवर के इंटरवल में। कब? इफ द एस्पिरेटेड स्टमक कंटेंट कितना हो? लेस देन 100 ml हो। अगर पेशेंट का आपने एस्पिरेट करके देखा है, एस्पिरेट में जैसे ही लेस देन 100 ml एस्पिरेशन आ रहा है तो उसमें क्या है, फीडिंग क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस रखना है। एक तो बात ये ध्यान में रखना है, अगर पेशेंट के इफ द एस्पिरेटेड कंटेंट मोर देन
100 ml है तो क्या करो, डिले द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी आप फ्लूइड वगैरह है या फिर कोई न्यूट्रिएंट दे रहे हो या कोई डाइट दे रहे हो, तो अगर मोर देन 100 ml आ रहा है तो उसको क्या डिले कर दो। अगर आपको कंटिन्यूअस रखना है तो इसके लिए कितना होना चाहिए, एस्पिरेशन कंटेंट 100 ml होना चाहिए। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में टोटल 24 आवर में कितना देना होता है, टोटल इन 24 आवर 2000 to 3000 ml फ्लूइड आपको क्या देना होता है, इसके थ्रू दे सकते हो, मतलब दे सकते हो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो कॉम्प्लिकेशन, इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से। तो पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेशन द सिक्रेशंस। जब आप डाल रहे हो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो एस्पिरेट होने के क्या होते हैं, पेशेंट को चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट का ट्यूब क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। हो सकता है स्टमक में न जाके वो कहाँ पे चली जाए, ट्रेकिया के अंदर चली जाए। इसके साथ साथ में फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, डायरिया भी होने के चांस रहते हैं। मोस्ट कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशन पूछोगे ना तो ये डायरिया ही होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इन बातों का आपको क्या है, स्पेशली ध्यान में रख लेना है। आगे भी बात समझ में। तो ये क्या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।